बनाना है, उसको इंजीनियर बनाना है, उसको क्या करना है, इसमें महिला का कोई रोल नहीं है। और वो रोल खुद महिलाओं में इतनी ज़्यादा गुलाम हो चुकी हैं कि वो उनको अगर कोई जाके बताए कि आप क्यों नहीं आवाज़, आप क्यों नहीं इस किचन में, क्यों हमेशा पूरे, हमने ग्रेजुएट महिलाएं, हमने बच्चों को तैयार किया, पढ़ाया लिखाया और क्या किया, किचन में उनको लगा दिया। घर परिवार में अच्छी अच्छी महिलाएं खूब पढ़ी लिखी हैं, जॉब कर रही है और क्या कर रही है, केवल किचन संभाल रही है। तो किचन तो अनपढ़ महिला भी बहुत अच्छा खाना बना लेती है। फिर पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व है? पढ़ने लिखने के बाद बाबा साहब के अधिकारों और हमारे महापुरुषों के अधिकारों के बाद आपको राइट्स मिले, आपको अधिकार मिले, क्या बहुत सारे अधिकार मिले। आज हम लोग स्वतंत्र हैं, आज स्वतंत्र हैं कि हम अपना मतलब बच्चियों को अपना जीवन साथी चुनने का भी अधिकार है। अगर पति में कोई कमी है या उसके साथ रहना नहीं चाहती तो उसको तलाक लेने का भी अधिकार है। बहुत सारे अधिकार हमें बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से दिए। पहले ये सारे राइट्स नहीं थे, लेकिन क्या हम उन राइट्स को जानते हैं? क्या हम उनको इम्प्लीमेंट हमारी बच्चियां जानती हैं? नहीं जानती हैं। क्यों नहीं जानती हैं? क्योंकि हमने पढ़ाई लिखाई, हमने बच्चों की शादियाँ, क्या होता है परिवार में कि बेटी को पढ़ाना लिखाना है, अच्छी पढ़ लिख जाए जिससे कि उसको एक अच्छा जीवन साथी, उसको एक अच्छा वर मिल जाए, केवल ये सोच के पढ़ाया जाता है। और उसकी शादी होने के बाद वो अपने घर परिवार में जब पहुंच जाती है, उसके बाद उसका अपने परिवार को बढ़ाना और उनका सेवा करना, यही प्राथमिकता रहता है। और ज़्यादातर पढ़ी लिखी महिलाएं यही 2-4 टॉपिक्स पे बात करती हैं। उनको इसके अलावा देश दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, कि दुनिया में आपके हकमारी हो रही है, आपका समाज का सब कुछ छीना जा रहा है, आपके ऊपर रोज अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, नए नए षड्यंत्र हो रहे हैं। आपको जो एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार बाबा साहब ने दिलाया था, क्या अधिकार था? वोट का अधिकार, वो चोरी हो रहा है। कितनी महिलाओं को मालूम है? नहीं मालूम है। वो तो अपने बस किचन में या ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 अगर जो पढ़ी लिखी अच्छी संपन्न महिलाएं, वो थोड़ा सा अगर आजकल वेल ऑफ हो गई हैं पढ़ लिखने के बाद, जो टीचर्स हैं, कहीं मैंने देखा है ऑफिसर्स वगैरह जो लगी हुई हैं, उन्होंने एक नया ट्रेंड अपनाया। क्या अपनाया? किटी पार्टियों में जाना। वो अपने समय को इस तरीके से यूटिलाइज करती हैं। उसका कारण ये है कि अब पढ़ने वो जब संपर्क में आती हैं तो किन महिलाओं की आती हैं पढ़ने लिखने के बाद? संपन्न महिलाओं के, जो सवर्ण महिलाएं हैं, है ना, मनुवादी महिलाएं हैं, और उनके संपर्क में, उनसे दोस्ती निभाने के चक्कर में उनके क्रियाकलापों को खुद करने लगती हैं। अभी तैयारी चल रही बड़े जोर शोर से हमारे पूरे समाज में, पूरे भारत में, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। क्या तैयारी चल रही है कि अभी करवा चौथ नाम का एक त्यौहार एक आता है, और उस करवा चौथ के नाम पर हमारी महिलाएं पूरा दिन बिना पानी के व्रत रखेंगी और शाम को व्रत खोल के जो भी कुछ होता है, जो भी। लेकिन आप सोचो, एक महिला, पति पत्नी, क्या बीच का त्यौहार ऐसा कहते हैं। अब महिला, पति और पत्नी यानी हस्बैंड वाइफ दोनों क्या हैं? एक गाड़ी को चला रहे हैं, एक परिवार चला रहे हैं, और एक उसके वो धुरी हैं, मतलब दोनों पहिए बराबर हैं, वो जीवन साथी हैं एक दूसरे के। और एक जो है, एक जो साथी है वो दूसरे की लंबी आयु के लिए व्रत रखे और उसके पैर छुए और उसकी पूजा करे, तो वहाँ जीवन साथी का कॉन्सेप्ट रहेगा क्या? नहीं है। वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होगा कि एक तो उसका स्वामी है और एक वो उसकी दासी है, यानी कि गुलाम और गुलामी बनाने वाली दास प्रथा का प्रतीक है। तो उसमें बराबरी नहीं है। जब बराबरी नहीं है तो फिर वहाँ पे एक उस परिवार को चलाने वाला एक बराबर समानता नहीं है, तो वो परिवार में वो गाड़ी आगे समान रूप से चल सकती ही नहीं। और इसीलिए अब मुझे मतलब ये जो त्यौहार है, ये आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब आपने ये त्यौहार किया, ब्राह्मणवादी लोगों ने ये थोपा हुआ त्यौहार है, और उस त्यौहार को करने के लिए घरों में अच्छे खासे बड़े बड़े तगड़े झगड़े पूरे समाज में हो जाते हैं कि भाई क्या है कि जो पुरुष है वो नए कपड़े लेके नहीं आया, साड़ी लेके नहीं आया, इसलिए उसमें जो है जो महिला है उससे झगड़ा करती है और उससे घर में कलेश होता है। आप सोचो हमारे समाज की क्या स्थिति। ये त्यौहार होगा, सवर्ण महिलाओं का होगा, उनके पास बहुत है करने के लिए, मान लीजिए, लेकिन हमारे पास क्या है? हमने कभी आज से 30-40 साल पहले जो हमारी दादी नानी जो थी, क्या हमने उनको ये त्यौहार करते देखा?
नहीं देखा, क्योंकि ये त्यौहार हमारे समाज में था ही नहीं। ये ऊपर से छन छन के जो हम लोग थोड़े से पढ़ लिख गए, पढ़ने लिखने के बाद हम लोगों को बाबा साहब की वजह से अधिकार मिले, अधिकार की वजह से हम लोग जानवर से इंसान बने, इंसान बनने के बाद आज हम सवर्ण लोगों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में बैठते उठते हैं, उनके साथ अड़ोसी पड़ोसी हैं। इस नाते से उनके द्वारा ये हमारी सवर्ण जो ऊपर की जो महिलाएं हैं, जो हमारे समाज की क्रीम है, जिसको कहना चाहिए पढ़ी लिखी समझदार ऑफिसर्स हैं, उनकी जो महिलाएं हैं वो जब उनके संपर्क में आई, उन्होंने आदान प्रदान किया, वहाँ से ये त्यौहार आए। और उसमें सबसे बड़ा रोल ये जो ब्राह्मणवादी सोच है ये पूरे भारत में जो प्रस्तावित करती है, वो इनका रोल होता है मीडिया के माध्यम से, जो रात दिन सारे 30 त्यौहार पूरे दिन सीरियलों में चलते रहते हैं। कोई ऐसे ऐसे पता नहीं कौन से देवता, नए नए देवता रोज उनका जन्म हो रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं ऐसे ऐसे देवी देवता, रोज जिस तरीके से वो उस पर सीरियल बनाती हैं और एक एक चीज़ दिखाते हैं। हमारा समाज भोला भाला उस टीवी को देखकर जो है उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसको लगता है कि मुझे भी ये सब कुछ करना चाहिए। ये सारे 30 त्यौहार आज से 100 साल जब आज़ादी मिले, हमें कितने समय हो गया है, 70 से ऊपर 70-75 साल हो गए मान लीजिए। उससे पहले हमें कोई ऐसे 30 त्यौहार है किसी देवी देवता के बारे में ऐसा कोई पता नहीं था। आज 365 दिन होते हैं पूरे साल भर में, और 365 दिन में 3000 से ज़्यादा महिलाएं जो हैं पूरे समाज की देवी देवताओं की अलग अलग टाइप की पूजा करती हैं। और वैसे भी उन्होंने प्रस्तावित किया हुआ है 33 करोड़ देवी देवता उनके हैं, तो उनमें ही हमारे महिलाओं का पूरा समय जाता है। और रात में जो इनके जागरण वगैरह में महिलाएं बड़े खुश होकर जाती हैं, और उनको पता नहीं कि ये जागरण नहीं, ये तो आपकी गुलामी को आपको सुनाने का कार्यक्रम है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने समाज में प्रस्तापित होती दिखाई देती हैं। अभी ये जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया से अभी एक मैंने पैम्पलेट देखा, एक जानकारी मुझे मिली, उस जानकारी में लिखा था कि जो वाल्मीकि जयंती अभी गई है, परसों थी, हाँ वाल्मीकि जयंती, उस वाल्मीकि जयंती में जो हमारा समाज एससी वर्ग का वाल्मीकि जो समाज है, उस वाल्मीकि समाज में एक कार्यक्रम उन्होंने किसने रखा, आरएसएस ने रखा। आरएसएस क्या है, ब्राह्मणवादियों का संगठन है। उस संगठन ने क्या प्रतियोगिता रखी, ढोल बजाओ प्रतियोगिता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मतलब हमारे समाज में आज वो कैसे कार्यक्रम करते हैं कि ढोल बजाओ कार्यक्रम, और उसमें हमारा समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। और कार्यक्रम किसका था, आरएसएस के युवा वाहिनी का। आप सोचो कि वो आपके समाज को, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे समाज का दोहन किस तरीके से करता है, हमारे बीच से लोगों को ले जाकर हमारे समाज के लोगों को किस तरीके से भ्रमित करके वो कैसे हमारा समाज शिक्षा से, अपने अधिकारों से वंचित हो, दूर हो, इसके कार्यक्रम चलाते हैं कोई, और हमारा समाज उसी में हमारा समाज धंसता चला जाता है। और महिलाएं विशेष रूप से ज़्यादा धंसती जाती हैं, क्योंकि वो अपने घर किचन से बाहर निकल ही नहीं पाती। वो कभी पेपर उठा के नहीं पढ़ती कि डेली पेपर आया है, घर में पेपर आता है, उसको पढ़ने के उसमें क्या खबरें हमें आसपास का पता चले। आज तक किसी महिला को पेपर पढ़ते देखा है, बहुत कम महिलाएं होंगी जिनको पढ़ने लिखने का शौक है। लेकिन सवर्ण महिलाओं को अगर आप जाके देखेंगे अपने समाज में, तो वो लोग पढ़ाई लिखाई में आगे हैं, इसीलिए वो हर पोस्ट पर वो कब्जा किए हुए हैं। कहने का मतलब है कि जन हमारा है, लोग हमारे हैं, हम गुलाम हैं। हमारा नेता जो हमारे सर पे जो बिठाएंगे, हमें जो रास्ता वो दिखाएंगे, तो वो आज भी ब्राह्मणवादी सोच है, ब्राह्मणवादी लोग हैं, या फिर उनकी महिला। मीडिया में भी आपको दिख जाएगा, जितने चैनल हैं वो सारे उनके हैं, उन्हीं की बातें होती हैं रात दिन। हमारे मीडिया के भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, आज जो हमारी बातें हैं, जो हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसको जो गति मिल रही है वो हमारे सोशल मीडिया की वजह से मिल रही है। जो हमारे समाज के जो पत्रकार हैं, जो अपनी इसको रिपोर्टिंग करते हैं अपने कार्यक्रमों को, तब जाके हमारे समाज तक ये बातें फैलती हैं। अदरवाइज पहले इतना हम लोग बोलते थे, समाज में कार्यक्रम करते थे, लेकिन उतना गति नहीं थी, गति इससे बढ़ गई। तो इसके लिए जो सोशल मीडिया है, जो हमें टीवी पे दिखाई नहीं देता, जो हमें यूट्यूब पे दिखाई देता है, जो व्हाट्सएप पे दिखाई देता है, यही बहुजन मीडिया है, यही हम SC ST लोगों का असली मीडिया है।
तो हमको क्या करना है कि एक तो ये जो टीवी में जो चल रहा है इसको हमें बंद करना पड़ेगा, हमें इससे अपने आप को दूर करना पड़ेगा, इसे देखना बंद करना पड़ेगा। और हमें हमारा समाज क्या दिखा रहा है, हमारा समाज ने क्या मेहनत की, उसको देखने के लिए हमें सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा समाज के युवा वर्ग है जो इस काम को कर रहे हैं उनके चैनलों को सब्सक्राइब करके उनकी बातों को सुनना चाहिए, उसको प्रचार प्रसार करना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों तक हमारी बातें पहुंच सकें। तो ये इससे हमारे जो जन जागृति का कार्यक्रम है इसको आगे दिशा मिलेगी, जगह मिलेगी, आगे बढ़ेगी, गति मिलेगी। तो हम महिलाओं की जो बातें कर रहे थे कि महिलाएं किस तरीके से गुलामी में आज भी हैं, तो इस गुलामी की जो जंजीरें हैं वो हमको धीरे धीरे तोड़नी चाहिए, इससे आगे निकलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम आने वाली पीढ़ी को उसके हक अधिकार दिलवाना चाहते हैं, मिलेंगे कुछ नहीं, कोई भी अधिकार, कोई भी लड़ाई, कुछ भी हमें बिना त्याग बलिदान और संघर्ष के नहीं मिलता। हर काम के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे अभी मैडम जी ने बताया कि बच्चे को भी भूख लगती है तो उसको पहले रोना होता है, जब तक वो रोएगा नहीं तब तक उसको दूध नहीं मिलेगा। इसी तरीके से हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो समस्याएं हैं, उससे अगर हम लोग छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी। अब लड़ाई ये तो है नहीं कि भाई केवल गाजियाबाद में लड़ने से हो जाएगी। लड़ाई लड़ने के लिए तो हमें पूरे देश में आवाज़ उठानी पड़ेगी और आवाज़ उठानी पड़ेगी, पूरे सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और इकट्ठा होने के लिए अगर हमें देश भर में आवाज़ उठानी है तो हमें राष्ट्रीय लेवल का हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जहाँ पे पूरे देश के लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ सभी लोग एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। और ऑर्गेनाइजेशन आपको आवाज़ देता है। हम अकेले, मैं अकेली कोई ताकत नहीं, मेरे पीछे जो मेरा जो समाज है, जो संगठन है जिससे मैं जुड़ी हूँ आपस में, वो बहुत बड़ी ताकत है। उसकी वजह से हम कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं इकट्ठा होकर। अकेले तो हम सभी जानते हैं कि आप झाड़ू है, झाड़ू की को खोल के एक सीख से सफाई कर लीजिए, तीली से नहीं कर सकती। झाड़ू को इकट्ठा करके बांधेंगी तभी झाड़ू लगेगा, तभी सफाई होगी। तो हम महिलाओं को तय करना है कि ये जो ब्राह्मणवादी जो गंदगी फैली हुई है हमारे देश में, इसको हमें कैसे साफ करना। ये बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है, लेकिन हम लोग अगर इकट्ठे होकर इस काम को सोचें तो ज़रूर कर पाएंगे। कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं है, कोई भी ऐसा संघर्ष नहीं है जिसको ना किया जाए। कोशिश करने से सब कुछ मिल सकता है। अगर इंसान कोशिश ना करे तो क्या फ़ायदा। अगर कोशिश करने के बाद भी अगर हम हार जाते तो कम से कम ये तो नहीं गिला होगा कि हमने कोशिश ही नहीं की। तो कोशिश करना हमेशा जारी रखना चाहिए, क्योंकि उसी से हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। तो ये जो चीज़ें हो रही हमारे समाज में, ये जो अभी हम लोग इकट्ठा होकर जो हम बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, और हमें ये भी पता चल गया कि हम क्यों लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग आज भी गुलाम हैं और हमें अपनी इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की आवश्यकता है। जब तक हम इस गुलामी से निकलेंगे नहीं तब तक हम क्या कहते हैं, हम अपनी आने वाली जनरेशन को कुछ नहीं दे पाएंगे। आप कैसे नहीं दे पाएंगे? आज की जो परिस्थिति है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए कि आज की परिस्थिति क्या है। आज समाज में, हमारे समाज से शिक्षा को दूर किया जाता है, शिक्षा को दूर किया, जिसकी वजह से हम लोग शेर बने और गुर्रा रहे हैं। हम लोग वो जो शेरनी का दूध है ना, जो हमें मिला था, उस दूध को अब चुरा के एक तरफ कर दिया जा रहा है, हमें पीने नहीं दिया जा रहा। हमारे जो बच्चे हैं, जो गांव में हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनकी स्थिति आप जानते ही हैं। आपको बताया ही पहले कि वहाँ पर पढ़ाने के अलावा बच्चों को बाकी सारी कार्यक्रम चलते हैं। और जो मिड डे मील की योजना जो गवर्नमेंट की है, वो जो मिड डे मील की योजना है, वो हमारे समाज को दोबारा से उसी दलदल में धकेलने की योजना है। क्योंकि हम लोग 70 सालों में हमने ये देखा कि जो हमारे चाचा और हमारे पिताजी को उनको जो नौकरी मिली थी, वो रिजर्वेशन जो बाबा साहब ने हमको उसके माध्यम से दिया, संविधान के माध्यम से दिया, आज वो रिजर्वेशन हमारा शून्य हो चुका है। तो क्या होगा? जितना हम लोग पढ़ लिख कर और हमें हमारे हस्बैंड और हमारे पिताजी जिन्होंने सेवा की, जब
सरकारी सेवाओं की वजह से, अगर वो सेवाएं धीरे धीरे उससे छीन ली जाएंगी तो समाज किस तरफ जाएगा? तो ये तो अपने आप ही बिल्कुल क्लियर है कि फिर हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, जब उसको रोजगार ही नहीं मिलेगा, उसको जो शिक्षा पढ़ भी गया तो पढ़ने के बाद उसको सही नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो क्या करेगा? वही प्राइवेट नौकरी करेगा। प्राइवेट नौकरी में क्या आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी में जो बच्चे को जितनी सैलरी मिलती थी पढ़ने लिखने के बाद, जो बच्चे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनको कितना मिलता है? आज हमारे युवा वर्ग से पूछो जाके कि वो किस हालत में है। पढ़ने लिखने के बाद हमारा जो विद्यार्थी वर्ग है, हर साल बेरोजगारों की भीड़ जमा हो रही है, और उस बेरोजगारों की भीड़ में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो क्या कहते हैं कि पकौड़ा तलो। पकौड़ा तलने का भी एक व्यापार होता है, क्योंकि व्यापारी आदमी है तो व्यापार बताएंगे भाई। तो उन्होंने हमारे युवा वर्ग को क्या थमाया कि आप पकौड़ा तलो, और जो डिग्री ले लेके जो हमारा विद्यार्थी वर्ग है जो बेरोजगार है वो बेकार पड़ा हुआ है। और समाज में जो थोड़ी सी तरक्की हुई थी सरकारी नौकरियों की वजह से, तो हमारे जो सरकारी नौकरियों की वजह से जो तरक्की हो रही थी, वो जो लोग हैं, वो जो पीढ़ी है, वो 2-4 साल में 10 सालों में आगे सारे रिटायर्ड हो जाएंगे। रिटायर होने के बाद नया रिक्रूटमेंट नहीं होता, नए रिक्रूटमेंट बहुत कम होते हैं। आप देखते हो सरकारी जितनी ये जो एसएससी यूपीएससी में जो एलडीसी यूडीसी जो हमारे कर्मचारी बनते थे, जो उसमें भर्तियां होती थी, वो आज आप देखो 4-4 साल हो जाते हैं भर्तियां, लोग बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जगह कब निकलेगी, कब हम अप्लाई करेंगे, कब हमें नौकरी मिलेगी। अब तो रिक्रूटमेंट ही बंद कर दिए हैं, बहुत नाम मात्र की नौकरियां बची हैं, क्योंकि जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनका काम निरंतर चलता है, वो लोग बैठते नहीं हैं। जो मनुवादी लोग हैं, जो इस देश की व्यवस्था में ऊपर में टॉप में हैं, वो लोग लगातार सोचते हैं। और हमारा समाज क्या करता है? रिटायर होने के बाद बच्चों के बच्चे खिलाता है, ताश खेलते हैं, जुआ। आप देख लो आपके समाज का क्या हाल है। तो ये हमारे समाज की भी कमी है, इसमें केवल हमारी व्यवस्था तो दोषी है, लेकिन हमारे समाज की भी बहुत बड़ी कमी है कि उसको क्या काम करना चाहिए, इस पर वो बिल्कुल विचार नहीं